हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। एक नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमने शुरू किया है। एक बेसिक क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं और उस क्लास में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और 2 से 3 हमने बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन भी किए थे। तो इससे पहले हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। परसेंटेज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और प्रॉफिट लॉस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर इस चैप्टर में इस्तेमाल कर रहा हूं वे वही कॉन्सेप्ट है जो हम परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के अंदर इस्तेमाल करके आए हैं। तो अच्छे से आप वो क्लास देख लीजिए। साथ ही मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। मेन जो आपके कॉन्सेप्ट हैं 5 कॉन्सेप्ट है, मैं वापस एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है कि हम मूलधन को क्या मानेंगे, तो मूलधन को हम 100 मानेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा मिश्रधन होगा वो हमेशा कैसी वैल्यू होगी, वो हमेशा 100 प्लस, यानी हमेशा एक ऐसी वैल्यू होगी जो 100 से ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का कारण क्या है, तो ज़्यादा होने का कारण है ब्याज। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज, क्योंकि यही है जो आपकी राशि को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आपका ब्याज होता है, जो आपका साधारण ब्याज है, वो कैसा रहने वाला है, वो हर वर्ष कैसा रहता है, बराबर रहता है। भाई अगर वो पहले साल आपको 1000 दिया गया तो दूसरे साल भी 1000 रहेगा, तीसरे साल भी 1000 रहेगा। चौथी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि जो हमारा ये ब्याज की दर होती है, अगर इस ब्याज की दर को मैं वर्ष के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, भाई मान के चलिए 5% की दर दी गई और मैं इसको 3 वर्ष के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल कितना बन गया, 5 गुना 3 15% बन गया। तो जितना हमारा टोटल ब्याज की दर बन जाती है उतना ही हमारा क्या होता है, उतना ही हमारा ब्याज होता है। किसमें, प्रतिशत में, ये आप ध्यान रखें। लास्ट मैंने आपको क्या बताया था कि कभी कभी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट दर निकालने के लिए आ जाती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ब्याज की दर बताइए। तब आपको क्या करना है, 2 बातें मैंने आपको बताई थी कि एक तो आपके पास 1 साल का ब्याज हो और आपके पास मूलधन हो, और क्योंकि ब्याज की दर प्रतिशत में होती है तो उसमें मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आज वापस इस क्लास के अंदर हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे, चारों एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए एग्जाम में आए हुए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और लिखा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तब मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। तो भाई मूलधन से आपको सीधा समझ में आया कि अगर आपसे मूलधन पूछा गया है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 100 यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू दी गई है, ये आपको अच्छे से पहचानना आना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के आप समझ जाएं कि आपको क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछा गया है। तो आपको कहा गया है कि साधारण ब्याज का अंतर ये 15 रुपए है और कितने वर्ष के बीच का, 7 और 10 वर्ष के बीच का। तो इसको एक बार हम समझते हैं। भाई जो आपकी धनराशि होती है, जो आपका मूलधन होता है, ठीक है, वो मैंने आपको कैसी वैल्यू बताई, वो मैंने आपको स्टेबल, एक स्थिर वैल्यू बताई है कि जब तक ये आगे बढ़नी शुरू नहीं होगी तब तक ये क्या रहने वाला है, तब तक ये मूलधन ही रहेगा। और जैसे जैसे ये आगे धनराशि बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर ब्याज जुड़ता जाएगा, ठीक है। भाई जैसे जैसे मूलधन आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या जुड़ता जाएगा, ब्याज जुड़ता जाएगा। और यही ब्याज आपके मूलधन को क्या बना देता है, तो यही ब्याज एक निश्चित समय के बाद आपके मूलधन को क्या बना देता है, मिश्रधन बना देता है। भाई जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही ब्याज भी बढ़ता चला जाता है। और ये जो ब्याज है, इसी ब्याज के बढ़ने की वजह से फाइनली जो आपकी धनराशि बनती है वो क्या हो जाती है, वो मिश्रधन हो जाती है। अब मान के चलिए भाई आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मूलधन है। अब आपने ये किसी को उधार दिए और आपको देते हुए इस उधार को 5 साल निकल गए और 5 साल के बाद ये जो आपका उधार जो आपने दे रखा था वो आपका 150 रुपये बन गया। कुछ भी आपने उससे हिसाब तय किया हुआ था कि मैं इतने रुपए लूंगा, इतने रुपए लूंगा। तो जब ये आपके 5 साल निकल गए तो 5 साल निकलने के बाद ये आपके कितने हो गए, 150 रुपये इकट्ठे हो गए। तो ये 150 रुपये आपका क्या बन गया, ये आपका मिश्रधन बन गया। लेकिन ये 150 रुपये इकट्ठा होने के पीछे कौन है, तो ये 150 रुपये इकट्ठा होने के पीछे ये ब्याज है। इस ब्याज की वजह से क्या हुआ, ये 150 रुपये बन गए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यहां तक आपका ब्याज कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। अब ये धनराशि आपके पास बढ़ते बढ़ते 8 साल तक पहुंच गई। 8 साल तक पहुंचने की वजह से क्या हुआ कि ये जो 150 रुपये थे यहां तक आते आते 180 रुपये हो गए।
भाई क्या हुआ कि पहले 5 साल तक 150 थे, फिर आगे 3 साल तक और ये चला, तो 3 साल तक और चलने के बाद ये जो आपका 100 रुपए का अमाउंट था ये 80 रुपए हो गया। कारण, तो कारण ये है कि अब आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक का ब्याज कितना हो गया, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्याज हो गया है 80 रुपए। भाई 100 से कितना बन गया है, 80 बन गया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 5 और 8 इन 2 साल के बीच का ब्याज निकाल के बताइए कि इनका ब्याज क्या है, तो भाई आप देख सकते हैं कि साल कितने निकले हैं, 3 साल निकले हैं। और 3 साल पहले यानी जब 5वां साल चल रहा था तब ब्याज कितना था, 50 रुपये था। जब 8 साल कंप्लीट हो गए ब्याज कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। तो भाई अगर मैं 80 में से 50 को माइनस कर देता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि ब्याज में कितना अंतर आया। तो आप बोल सकते हैं भाई यहाँ तक 50 रुपये था, यहाँ तक 80 रुपये हुआ, तो इसका मतलब 30 रुपये का अंतर आया है ब्याज में, यानी ब्याज 30 रुपये और बढ़ गया है। बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि कितना टाइम बढ़ा, और जितना टाइम बढ़ा होगा उतने ही साल का आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। या आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको ब्याज का अंतर बोल सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई हो कि ब्याज के अंतर से क्या मतलब है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपका ब्याज भी बढ़ता है। तो अगर आपको दो निश्चित समय के बीच का ब्याज निकालना है, उनका अंतर निकालना है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर आपका कितना ब्याज होगा, यानी 5 साल में आपके पास कितना इकट्ठा हो चुका, इसी तरह से 8 साल में कितना इकट्ठा हो चुका, कोई भी टाइम हो सकता है। भाई मान के चलिए मैं कहता हूँ कि जब 10वां साल चल रहा था तो आपके पास ब्याज 200 रुपये इकट्ठा हुआ, और जब 20वां साल चला तो आपके पास ब्याज 400 रुपये इकट्ठा हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 10 साल के बीच में, इन 10 साल के बीच में ब्याज कितना बढ़ा है या उनका अंतर कितना है, तो आप लास्ट वाले ब्याज में से पहले वाले ब्याज को माइनस कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये ब्याज कितना बढ़ा हुआ है। वैसी ही बात आपके क्वेश्चन में कही गई है, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। तो 7 वर्ष और 10 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि जो ब्याज यहाँ पर था और जो ब्याज यहाँ पर था, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 15 रुपए का। तो हमें यह भी देखना है कि कितने वर्ष का अंतर हो चुका। तो आप बोल रहे होंगे कि 3 वर्ष का अंतर हो चुका, तो इसका मतलब क्या है कि इन्हीं 3 वर्ष का ब्याज, कि ये जो 3 वर्ष इकट्ठा हुए, इन्हीं 3 वर्ष का ब्याज कितना है, इन्हीं 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 15 रुपए है। ये बात आपको समझ में आई। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमारा ब्याज इकट्ठा होता है वो किसके बराबर होगा, अगर वो प्रतिशत में बात की जाए तो बराबर होता है, आप जो भी आपको दर की परसेंटेज दी गई है उसकी आप समय के साथ गुना कर दीजिए। तो जब आप दर प्रतिशत की समय के साथ गुना कर देते हैं तो यहाँ से भी आपका क्या आता है, यहाँ से भी आपका ब्याज निकल के आता है, किसमें, प्रतिशत में। तो आप देख सकते हैं कि आपको दर कितनी दी गई है, 5% वार्षिक, और समय आपके पास कितना है, 3 साल का। तो 5% वार्षिक दर है, 3 साल का समय है। अगर मैं दोनों की गुना कर दूंगा तो आप बोल सकते हैं कि 15% आपके पास क्या है, ब्याज है। ये बात आपको समझ में आई। भाई 10 में से 7 घटाएंगे, 3 साल बचे। दर कैसी है, 5% वार्षिक, यानी 1 साल की 5% दर है। तो 3 साल की कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। तो जितनी दर प्रतिशत में हुई उतना ही आपका ब्याज प्रतिशत में हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 15% का मान क्वेश्चन से कितना मिला, तो वो आपको 15 रुपए मिला। ठीक है, कितना मिला, 15 रुपए मिला। तो 15% का मान अगर 15 रुपए मिला है तो आपसे क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। इसको आप 150 कर लीजिए। ठीक है, ये 150 है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर ये 150 होगा तो 15% का मान क्या हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 15% का मान 150 है तो आपको किसका निकालना है, 100 का निकालना है। कैलकुलेट करेंगे कितनी बार कट रहा है, 10 बार। 100 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये, यानी जो आपका मूलधन है वो कितना है, 1000 रुपये है। ये वैल्यू 150 अभी क्वेश्चन के अंदर 15 नहीं है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है 2 बराबर धनराशि 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर उधार ली गई। यदि उनके ब्याज में 56 रुपए का अंतर रहा तो उधार ली गई धनराशि कितनी थी। तो ये बात को समझ में आ गया होगा कि ये जो अंतर है, ये ब्याज में अंतर क्यों आता है, क्योंकि ब्याज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उसी तरह से आपका ब्याज भी बढ़ते हुए चला जाता है। तो इस बार आपको कितने वर्ष दिए गए हैं, एक बार 2 वर्ष दिए गए हैं और एक बार 3 वर्ष दिए गए हैं। यानी जितना ब्याज 2 वर्ष में था
और जितना ब्याज 3 वर्ष में था उन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो उन दोनों के बीच में 56 रुपए का अंतर है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी कुछ ब्याज होगा और यहाँ पर भी कुछ ब्याज होगा। अगर इन दोनों को माइनस किया गया तो कितने का अंतर आया, 56 रुपए का। लेकिन मैंने क्या बताया कि आपको ये भी देखना है कि कितने साल का अंतर है। तो ये सिंपल है क्योंकि इस बार आपको केवल एक ही साल का अंतर मिला और पहले क्वेश्चन में कितने साल का अंतर था, 3 साल का। तो जितने साल का अंतर होता है ये आपका उतना ही ब्याज होता है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है। यानी आप बोल सकते हैं कि 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, वो 56 रुपए है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो ब्याज है ये तो आपकी रियल वैल्यू है। अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं कि ब्याज परसेंटेज में कितना होगा, तो भैया आप कहेंगे कि आप दर को ले आओ, दर कितनी है और जितना समय है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका ब्याज मिल जाएगा किसमें, प्रतिशत में। ठीक है, तो भैया हम देखते हैं कि हमारे पास दर कितनी है। तो दर हमें दी गई है 8% वार्षिक, यानी 1 साल की दर कितनी है, 8 है। समय हमारे पास कितना निकल के आया, तो केवल 1 साल का ही समय निकल के आया। तो अगर मैं 8 की गुना 1 में कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 8 ही मिलेगा। यानी 8% मेरी क्या हो गई, कंप्लीट दर हो गई। दर की प्रतिशतता कितनी हो गई, 8% ही रही। तो मेरा ब्याज भी कितना हो गया, ब्याज भी 8% हो गया। तो 8 ये तो हमारा किसमें है, परसेंट में ब्याज है, जबकि क्वेश्चन के अंदर ब्याज कितना दिया गया है, 56 दिया गया है। तो आप बोल रहे होंगे 8 का मान कितना हुआ, 56। क्या पूछा गया, उधार ली गई धनराशि, यानी आपने कितने रुपए उधार दिए थे। तो उधार देना मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट करेंगे, 8 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। ये परसेंटेज चाहे तो आप लगाएं या इसको हटा दें। तो 8 से कितनी बार कटा, 7 बार कटा। 100 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 रुपए। ठीक है, बहुत आसान है, केवल आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो। कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई हम सीधा कैलकुलेट कर सकते थे, 3 में से 2 घटाया, 1 वर्ष बचा। दर कितनी है, 8%। 8 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी तो क्या हुआ, दर हमारे पास कितनी इकट्ठी हो गई, 8% इकट्ठी हो गई। इसी 8% का आपको मान क्या दिया गया, 56 दिया गया। अब डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, 8 से 56 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। क्या पूछा गया है, धनराशि पूछी गई है, 7 के 100 में मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर कितना आ गया, 700 रुपए। तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन अपने दिमाग में भी करें ताकि आपको कम से कम पेन चलाना पड़े। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अगले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है धनराशि क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। हमें क्या दिया गया, हमसे कहा गया कि कोई धनराशि थी और वो 5 वर्षों में कितनी हो गई, तो 5 वर्षों में 520 रुपए हो गई। ठीक है, कोई भी धनराशि थी यानी मूलधन था कोई, और वो मूलधन जब 5 साल तक चलता रहा तो 5 साल तक चलने के बाद वो कितना हो गया, 520। तो भैया आप एक बात समझिए कि 5 साल तक चलने के बाद ये जो 520 रुपए हुआ होगा ये किसकी वजह से हुआ है, ये ब्याज की वजह से हुआ है। भाई इसमें ब्याज जुड़ता रहा और जो भी धनराशि थी वो 5 साल के बाद कितनी बन गई, 520 बन गई। क्योंकि अगर ये ब्याज नहीं होगा तो ये धनराशि आगे बनेगी ही नहीं। ये किसकी वजह से बढ़ रही है, ये ब्याज की वजह से बढ़ रही है। यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर 5 साल का ब्याज जुड़ गया, तो 5 साल का ब्याज जुड़ने के बाद ये कितनी हो गई, 520 हो गई। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे क्या कहा गया, और जब यही धनराशि 7 वर्ष तक चली, भाई 5 वर्ष तक चलने के बाद आगे 2 साल और बढ़ गए और ये धनराशि कितने साल चल गई, 7 साल तक पहुंच गई। और 7 साल तक पहुंचने के पास ये अमाउंट कितना बन गया, तो ये बन गया 568 रुपए। क्योंकि 5 साल से साल कितने हो गए, 7, तो 2 साल बढ़ गए। और देखा आप ये देख सकते हैं कि साल बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ये धनराशि बढ़ रही है। तो बढ़ाने वाला कौन है, तो भैया बढ़ाने वाला है ब्याज। जो कर रहा है वो ब्याज कर रहा है। इस धनराशि को बार बार आगे कौन बढ़ा रहा है, ब्याज बढ़ा रहा है। भाई इसको आप यहीं रोक दीजिए, 5 साल तक रोक दीजिए, मत बढ़ाइए आगे। तो क्या होगा, आपका ये जो राशि है 520 ही रहेगी, ये आगे जाएगी नहीं। ये कब जाएगी, जब टाइम आगे चलेगा। तो टाइम कितना आगे चला, तो भाई 2 साल टाइम आगे बढ़ा, और 2 साल टाइम आगे बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपका ये जो अमाउंट था, जो आपका मिश्रधन था वो भी बढ़ गया। तो 520 से कितना हो गया, 568। तो
तो मैं आपसे पूछूं भाई ये कितना बढ़ गया, तो आप 568 में से 520 घटा दीजिए तो आप बोलेंगे कि ये 48 रुपये बढ़ गया। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी जो 2 साल का ब्याज है वो कितना है, वो 48 रुपये है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमसे पूछा गया है धनराशि, यानी हमें मूलधन बताना है वो कितना है। अब मूलधन निकालने का कोई मैंने आपको फॉर्मूला तो बताया नहीं है कि आप फॉर्मूले से मूलधन निकालें, तो हम केवल कॉन्सेप्ट से मूलधन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है कि 2 साल का जो मूलधन, 2 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 48 रुपये है। ठीक है, जब आपके पास मूलधन था तो आपने धनराशि को 5 साल तक चलाया था, और 5 साल तक चलाने के बाद वो कितनी हो गई थी, 520 हो गई थी। इसका मतलब इसके अंदर क्या शामिल है, इसके अंदर 5 साल का ब्याज शामिल है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 साल का ब्याज है। 2 साल का ब्याज कितना है, 48 रुपये। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे 1 साल का ब्याज बताना कितना होगा, तो भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि ये जो आपका ब्याज है ये हर साल बराबर रहता है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। तो अगर हर साल ब्याज सेम रहता है और मुझे केवल 1 साल का निकालना है, तो मैं इसका आधा कर देता हूं, क्योंकि ये 2 साल है तो 1 साल का कितना हो गया, 24 रुपये हो गया। बात समझ में आई कि भाई ये जो ब्याज है ये आपका हर साल बराबर रहता है। तो अगर ये 2 साल का 48 रुपये है तो इसका मतलब 1 साल का कितना रहा होगा, 1 साल का 24 रुपये रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि धनराशि 5 साल के बाद 520 रुपये बनी थी। ठीक है, 5 साल के बाद कितनी बनी थी, 520 रुपये बनी थी। तो अगर मैं इसके अंदर से, इस धनराशि के अंदर से 5 साल का ब्याज हटा दूं तो ये खाली क्या बच जाएगा भाई, अगर इसके अंदर से 5 साल का मैंने ब्याज खत्म कर दिया, ब्याज नहीं लिया, तो मैं वापस कहाँ चला जाऊंगा, मैं वापस मूलधन पे पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आई? 5 साल के बाद ये 520 रुपये हुए। अगर मैं 5 साल पीछे चला जाऊं, यानी इसके अंदर से अगर मैं ब्याज को ही हटा दूं, तो ये खाली क्या बच जाएगा, ये आपका वापस मूलधन बच जाएगा। तो अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया, 1 साल का ब्याज कितना आया, 24 रुपये। तो भाई 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा, या तो आप कर लीजिए 24 गुना 5, और आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। यानी 5 साल का ब्याज कितना, 120 रुपये है। तो आप क्या करिए, ये जो आपकी 520 रुपये की धनराशि थी, यहाँ से आप 120 रुपये कम कर दीजिए, यानी आप किसको घटा दीजिए, यहाँ से आप ब्याज को घटा दीजिए। तो अगर आप इस राशि में से ब्याज को घटा देंगे तो आपके पास केवल और केवल मूलधन बचेगा। तो 520 में से अगर 120 घटाए तो कितने बचे, 400 रुपये बचे। ठीक है, आप इस राशि को यहां से भी घटा सकते हैं भाई, लेकिन आपको टाइम कितना लग गया, अब आपको 7 साल लग गए। तो 7 साल तक पहुंचने में कितना हुआ, 568 रुपये टोटल अमाउंट बन चुका है। तो इसका मतलब आपको इसके अंदर से कितना ब्याज घटाना पड़ेगा, अब आपको इसके अंदर से 7 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 24 रुपये। तो अगर आप 7 साल का ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 168 रुपये। जरूरी नहीं है कि आप आंसर यहीं से निकालें, आपको तो केवल ब्याज को हटा देना है। यानी जो आपका मिश्रधन तैयार हुआ, और अगर आपको मूलधन पे पहुंचना है तो आप उसमें से सारा ब्याज हटा दीजिए। तो अगर 568 में से 168 रुपये कम कर देंगे तो अभी आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपकी अगर समझ में आ गए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपसे पूछी गई थी धनराशि कितनी है, तो आपका आंसर क्या आया, 400 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धनराशि 2 वर्षों में 8400 रुपये तथा 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है। तो आपको बताना है मूलधन कितना है और आपको बताना है ब्याज की दर कितनी है। देखिए 2 बातें पूछी गई हैं, एक आपको ब्याज निकालना है और एक आपको ब्याज की दर निकालनी है। तो मूलधन तो अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं। हमने कैसे कैलकुलेट किया कि भाई 2 वर्ष तक कोई धनराशि चली और 2 वर्ष तक चलने के बाद, यानी धनराशि मतलब मूलधन एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये जो मूलधन था ये 2 साल तक चला और 2 साल तक चलने के बाद ये कितना हो गया, 8400 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे 8 वर्ष तक पहुंच गया, यानी पहले 2 तक चला और फिर 2 तक चलने के बाद 8 वर्ष तक चला, और 8 वर्ष तक चलने के बाद ये जो धनराशि है ये कितनी बन गई, ये 12,600 रुपये बन गई। तो भैया ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस धनराशि को कौन बढ़ा रहा है। तो इस धनराशि को बढ़ाने वाला, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, धनराशि को बढ़ाने वाला है ब्याज। ये ब्याज इसमें लगता जा रहा है और ये धनराशि बढ़ती जा रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 साल और 8 साल, यानी इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर आया,
तो आप कह सकते हैं 6 साल का अंतर आया, यानी इसके अंदर 6 साल का ब्याज जुड़ जाने की वजह से ये जो आपका अमाउंट 8400 रुपये था ये कहाँ पहुंच गया, ये 12600 रुपये पर पहुंच गया। यानी इसके अंदर 6 साल का क्या बढ़ गया, तो इसके अंदर 6 साल का ब्याज बढ़ गया। ठीक है, वो ब्याज बढ़ा कितना, तो भैया 12600 रुपये में से अगर आप 8400 रुपये को माइनस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ब्याज कितना इकट्ठा हुआ है। यानी 6 साल में 4200 रुपये इकट्ठा हो गए। अब 12600 में से और 8400 रुपये को माइनस करेंगे तो आप बोल रहे होंगे 4200 रुपये आपका क्या इकट्ठा हो गया, ये आपका ब्याज इकट्ठा हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मूलधन कितना है। तो अभी मैं आपको बता के आया भाई ये 6 साल का ब्याज है, ब्याज हर साल कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। यानी अगर मैं 1 साल का ब्याज कैलकुलेट करता हूं तो आप बोल सकते हैं कि 1 साल का ब्याज कितना है, तो 6 से अगर 42 को काटेंगे 7 बार कटेगा और आगे क्या बच जाएंगे, 2 जीरो बच जाएंगी। तो आप हमेशा क्वेश्चन में 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। देखिए अगर 1 साल का ब्याज आप निकालेंगे तो ये अभी आपको ब्याज की दर में भी काम आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 1 साल का ब्याज निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमसे मूलधन पूछा गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये जो मूलधन था जब ये 2 साल तक चलता रहा तो ये 8400 रुपये बन गया था। कारण क्या था कि इसके अंदर ब्याज लगता चला गया, कितने साल का, 2 साल का। तो अगर मैं इसके अंदर से 2 साल का ब्याज हटा दूं तो ये राशि केवल कैसी बच जाएगी, ये केवल मूलधन बच जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई अगर 1 साल का ब्याज 700 रुपये है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1400 रुपये। कारण क्योंकि ब्याज हर साल बराबर रहता है। तो इन अगर 8400 रुपये में से मैं ये 2 साल का ब्याज हटा देता हूं तो ये खाली क्या बच जाएगा, ये खाली मूलधन बच जाएगा। तो सिंपल है, आप 8400 रुपये में से 1400 रुपये हटा दीजिए, यानी ब्याज को कम कर दीजिए। तो अगर ब्याज ही नहीं बचा तो जो आपकी राशि बची वो कैसी बची, वो केवल मूलधन वाली राशि बची। यानी ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 7000 रुपये आपका क्या है, मूलधन है। और जैसा मैंने बताया इसको आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई अगर मैं 8 साल पे कैलकुलेट करता हूँ तो इसका मतलब मुझे 12600 रुपये में से, क्योंकि ये मेरा टोटल मिश्रधन है, ये फाइनल अमाउंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 12600 रुपये में से 8 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ये आसान है कि आप कम से कम वैल्यू को घटाएं। आप 8 साल का ब्याज निकालेंगे तब भी आपका आंसर 7000 ही आएगा। कैसे भाई, 1 साल का ब्याज 700 रुपये, तो 8 साल का ब्याज कितना हो गया, 5600 रुपये। कर लीजिए 5600 रुपये माइनस, अगर 5600 रुपये माइनस करेंगे तो अब भी जो आपका मूलधन है वो कितना आएगा, 7000 रुपये आएगा। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आपसे पूछा गया है ब्याज की दर कितनी है। तो भाई दर निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, एक एक कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया। तो जो लोग दूसरी क्लास देख रहे हैं वो पहली क्लास को अच्छे से देख लें, और वहां मैंने सभी कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से और डिटेल में आप लोगों को समझाया है। तो दर प्रतिशत अगर आपको निकालनी होती है तो एक तो आपको 1 साल का ब्याज चाहिए, ठीक है भाई, और क्या चाहिए, और आपको मूलधन चाहिए। और जो आपका 1 साल का ब्याज और मूलधन आएगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्यों, क्योंकि दर किस में होती है, प्रतिशत में। ये मैं आपको परसेंटेज में बता के आ रहा हूँ, तो हर क्लास को आप अच्छे से देखें। तो 1 साल का ब्याज, ये देखिए हमने 1 साल का ब्याज निकाल रखा है, कितना, 700, ठीक है। मूलधन कितना है, तो मूलधन 7000 रुपये है, ठीक है। और क्योंकि ब्याज किस में होती है, रेट किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। ये दर आपको प्रतिशत में निकालनी है। तो कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गई। 7 से अगर आप 70 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। यानी जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर है वो कितनी है, वो 10% है। तो भाई मैंने किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए और इन चारों क्वेश्चन में मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया। फॉर्मूले की आपको जरूरत ही नहीं है, आप केवल कॉन्सेप्ट सीखिए और अपने आंसर तक पहुंचिए। तो चलिए ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और अगर आप इसको सोल्व कर पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइएगा। और आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, आप देखिएगा कि आप कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। फिर मैं इसी क्वेश्चन को अगर आपसे नहीं हो पाया तो अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो क्या दिया गया है, दर दी गई है 5%, मूलधन आपको दिया गया है 500 रुपये, साधारण ब्याज आपको दिया गया है 150 रुपये। तो आपको केवल समय बताना है कि कितने समय में, लैंग्वेज क्या बनेगी, कितने समय में 500 रुपये का मूलधन 5% की दर से आपको 150 रुपये का साधारण ब्याज देता है। तो
तो आपको केवल वो टाइम निकाल के बताना है। तो ट्राई कीजिएगा। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर आंसर नहीं आता है तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को ये छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो चलिए भाई, आज हमारी ये सेकंड वाली क्लास भी कंप्लीट होती है सिंपल इंटरेस्ट की। 4 क्वेश्चन मैंने किए बिना किसी फॉर्मूले के आप लोगों को कराए हैं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट का मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप भी अगर इन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो आपको कम से कम फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये सिंपल इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर आपका मैं बिना फॉर्मूले के ही खत्म करा दूंगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवानी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी हमारी वीडियो को शेयर करें और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो जुड़े रहिए भाई हमारे चैनल के साथ। अगली क्लास में फिर से कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन हम करेंगे, नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।